बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया की जो फर्दर टाइप्स हैं अदतन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया उनको स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं अभी वो है एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज़। अच्छा, नाम से पता चल रहा है कि क्यों हो रही है क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से। अच्छा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से एनीमिया होता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर ये होता है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन को डील करने के लिए लिवर्स के अंदर कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस होती हैं। वो प्रोटीन्स क्या करती हैं, वो प्रोटीन जो इन्वेडिंग पैथोजन है उसे किल करती हैं और उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम देती हैं, कुछ इन्फ्लामेशन के अंदर हेल्प भी करती हैं। तो डिफरेंट प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं। इन प्रोटीन में से एक प्रोटीन का नाम है हेप्सिडन। अब इस प्रोटीन ने क्या करना होता है, इस प्रोटीन का बेसिकली काम ये होता है कि ये जो आरएनए की स्टोरेज साइट्स है, आरएनए कहाँ पे स्टोर होता है, मैक्रोफेजेस के अंदर। आयरन की स्टोरेज साइट्स जो कि मैक्रोफेजेस है वहाँ से आयरन को ट्रांसफ़र नहीं होने देती किस तक, जो रेड ब्लड सेल के प्रीकर्सर सेल है। रेड ब्लड सेल के जो प्रीकर्सर सेल हैं वहाँ तक आयरन को ये ट्रांसफ़र नहीं होने देती। ये बेसिकली किस तरह करती है, ये इस तरह करती है कि जो स्टोरेज सेल है मैक्रोफेजेस, इनके अंदर ही आयरन को ट्रैप रहने देती है, इनसे इस आयरन को बाहर आने नहीं देती। अच्छा, इसका एक तो ये है कि इसने आयरन को इसके अंदर ट्रैप कर दिया स्टोरेज सेल के अंदर। फिर इसके अलावा क्या करेगी, इसके अलावा जो हेप्सिडन प्रोटीन है ये एरिथ्रोपोएटिन जो प्रोटीन जो एंजाइम है एरिथ्रोपोएटिन, इसका जो लेवल है वो भी डिक्रीज़ कर देगी। एरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, एरिथ्रोपोएटिन रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन है इसे स्टिमुलेट करता है, ये प्रोडक्शन को इनहेंस करती है, ये स्टिमुलेट करती है रेड ब्लड सेल के प्रीकर्सर सेल को। अच्छा, इस तरीके से इसने क्या कर दिया है, ये बेसिकली ये इस तरह कर क्यों गया है, इसका बेसिकली मकसद ये था कि आयरन को ये स्टोरेज सेल के अंदर ट्रैप कर दे, आयरन को ब्लड के अंदर शामिल ना होने दे। तो जब आयरन शामिल नहीं होगी ब्लड के अंदर तो जो बैक्टीरिया वगैरह जो इन्वेडिंग पर्सन कोई भी हो सकता है, उन बैक्टीरिया तक क्या नहीं पहुंच सकेगी, आयरन नहीं पहुंच सकेगी। जब इन बैक्टीरिया तक आयरन नहीं पहुंच सकेगी, इनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकेगा और ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इसलिए हेप्सिडन बेसिकली अपनी तरफ से ये बैक्टीरिया को किल कर रही है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, आयरन जो है वो स्टोरेज सेल के अंदर ट्रैप हो गई, वो रेड ब्लड सेल प्रीकर्सर तक आयरन नहीं पहुंच रहा। रेड ब्लड सेल प्रीकर्सर सेल ने क्या करता है, रेड ब्लड सेल प्रीकर्सर सेल ने हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करना होता है। जब इन तक आयरन नहीं पहुंच रहा, जब इन तक आयरन नहीं पहुंचेगा तो क्या नहीं होगा, जो हीम है वो सिंथेसाइज नहीं होगी। जब हीम सिंथेसाइज नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन है वो भी नहीं बनेगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन किससे बना हुआ है, हीमोग्लोबिन बनी होती है हीम से और ग्लोबिन से। और हीम किससे बना हुआ है, हीम बना होता है आयरन प्लस प्रोटोपोरफायरन से। अच्छा, जब आयरन नहीं पहुंचेगी तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं होगी। जब हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो जो रेड ब्लड सेल प्रीकर्सर सेल है वो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए एक एक्स्ट्रा डिवीजन करेंगे, और एक्स्ट्रा डिवीजन की वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा डिवीजन की वजह से रेड ब्लड सेल का साइज डिक्रीज हो जाएगा और उसे हम कहेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो इस तरीके से जो हेप्सिडन प्रोटीन है वो आयरन को ट्रैप करती है, रेड ब्लड सेल तक प्रीकर्सर सेल तक पहुंचने नहीं देती और क्या उसका नाम है, एनीमिया हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हमने देखना है कि इस एनीमिया की जो लैब फाइंडिंग्स है वो क्या है, यानी कि इस एनीमिया के अंदर जो सीरम आयरन है उसका क्या बनता है। अच्छा, सीरम आयरन यानी कि ब्लड के अंदर आयरन, इसने क्या कर दिया, इसको ट्रैप कर दिया आयरन को स्टोरेज सेल के अंदर, तो इसकी वजह से सीरम आयरन क्या होगा, डिक्रीज़ हो गया। फिर बताया था कि जब सीरम आयरन डिक्रीज़ हो, सीरम आयरन डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी होता है, परसेंटेज सेचुरेशन की, यानी कि अगर सीरम आयरन डिक्रीज़ हो रहा है तो परसेंटेज सेचुरेशन भी क्या हो जाएगी, परसेंटेज सेचुरेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर इसके अलावा चूँकि आयरन ट्रैप है मैक्रोफेजेस के अंदर, तो इसका मतलब क्या, आयरन स्टोरेज फॉर्म में किसके साथ पॉइंट होता है, फेरेटिन के साथ। तो इसका मतलब है फेरेटिन प्रोटीन का लेवल क्या है, वो इंक्रीज़ हो गया। फेरेटिन का लेवल इंक्रीज़ होगा जब फेरेटिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी के साथ। तो फेरेटिन इंक्रीज होगा तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी। तो ये इसके थे क्या, इसके नाम है लैब फाइंडिंग, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से लैब के अंदर फीचर्स हम देख सकते हैं। फिर इसके आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ये है कि जो भी इन्फ्लामेशन की काज है, जो भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन की काज है, उस डिजीज़ को क्या कर दिया जाए, ट्रीट कर दिया जाए, जो हो गया एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज। फिर इसके बाद आते हैं इसकी दूसरी टाइप के अंदर, दूसरी टाइप है इसकी साइडरोब्लास्टिक एनीमिया। अच्छा, इस एनीमिया के अंदर क्या होता है, पहले जो हमने पढ़ा है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज, वो दोनों किससे रिलेटेड थे, आयरन की डेफिशिएंसी के साथ। एक में आयरन की डेफिशिएंसी हुई और एक में आयरन जो है वो स्टोर रहा है, रेड ब्लड सेल तक पहुंच नहीं रहा। अच्छा, साइडरोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या होता है, जो प्रोटोपोरफायरन है, इसकी
प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाती, इसकी डेफिशिएंसी होती है। जब प्रोटोपोरफायरिन की डेफिशिएंसी हो गई तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, हीम नहीं बन पाएगी। हीम की डेफिशिएंसी का मतलब है हीमोग्लोबिन भी नहीं बन पा रही। हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रही तो क्या हो जाएगा, माइक्रोसाइटिक अनीमिया होगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले तो प्रोटोपोरफायरिन जो नॉर्मली किस तरह बनती है, फिर इसमें क्या क्या एबनॉर्मलिटीज आ सकती है। नॉर्मली क्या होता है कि सक्सिनाइल CoA, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अमाइनो लेवल्यूनिक एसिड के अंदर में। और ये जो रिएक्शन है इसे करता कौन है, ये रिएक्शन करता है एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं अमाइनो लेवल्यूनिक एसिड सिंथेज। अच्छा, और इस एंजाइम के अंदर जो विटामिन B6 है वो एज ए कोफैक्टर काम कर रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो स्टेप है ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, रेट लिमिटिंग स्टेप। पहले स्टेप में क्या हुआ, सक्सिनाइल CoA किसमें कन्वर्ट हो गया, अमाइनो लेवल्यूनिक एसिड के अंदर। अच्छा, फिर ये जो अमाइनो लेवल्यूनिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा पोर्फोबिलिनोजिन के अंदर, अच्छा, और ये जो रिएक्शन है इसे कौन करेगा, इसे करेगा अमाइनो लेवल्यूनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा, डिहाइड्रोजिनेज ने क्या कर दिया, अमाइनो लेवल्यूनिक एसिड को पोर्फोबिलिनोजिन में कन्वर्ट कर दिया। अब पोर्फोबिलिनोजिन फर्दर स्टेप्स के कुछ एडिशनल रिएक्शन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अंदर प्रोटोपोरफायरिन के अंदर। अच्छा, अब प्रोटोपोरफायरिन जो है वो बन चुका है। एक तो बात आपको पता होनी चाहिए, ये सारी रिएक्शन कहाँ पे हो रही है। ये मोस्टली जो रिएक्शन है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कुछ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है और कुछ माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन के अंदर होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया तक हमने क्या बना, जो ये सारे रेड ब्लड सेल की जो प्रीकर्सर सेल हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं। अच्छा, रेड ब्लड सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन चुका है, क्या बन चुका है, प्रोटोपोरफायरिन। ठीक है, अब इसने बनाना है इससे पहले हीम। ठीक है, हीम इसे बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, इसे हीम बनाने के लिए जो चीज़ फर्दर चाहिए वो होता है आयरन। तो मैक्रोफेजेस जहाँ पे आयरन स्टोर किया गया है वहाँ से आयरन इन तक पहुँचा दिया जाएगा। अच्छा, अब रेड ब्लड सेल प्रीकर्सर सेल तक क्या पहुंच गया, आयरन रेड ब्लड सेल के प्रीकर्सर सेल थे, आयरन एंटर जो हो जाएगा उनके, ये आ गया सॉरी आयरन रेड ब्लड सेल प्रीकर्सर सेल, यहाँ पे आयरन एंटर हो गया। आयरन एंटर होने के बाद जो इनके माइटोकॉन्ड्रिया बने हुए हैं, इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो जाएगा, आयरन स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले क्या बन चुका है, प्रोटोपोरफायरिन। आयरन और प्रोटोपोरफायरिन मिलकर क्या बना देंगे, हीम। और ये रिएक्शन कौन करवाएगा, फेरो कैल्टेज। ठीक है, अब इसने क्या कर दिया, रेड ब्लड जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर इन दोनों को मिला के क्या बना दिया, हीम बना दिया। अब हम देखते हैं कि जिस पर्सन के अंदर ये सेटिरोप्लास्टिक हीम है उसके अंदर क्या होगा, सपोज को ये तो नॉर्मल पाथवे थे ना, अब इनमें से सपोज को फॉर एग्जांपल ये स्टेप नहीं हो रहा या कोई भी स्टेप जो एक नहीं हो रहा जिसकी वजह से प्रोटोपोरफायरिन नहीं बन पा रहा, तो क्या हुआ है, आयरन तो ट्रांसफर हो गया रेड ब्लड सेल प्रीकर्सर सेल तक और उनके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर भी हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए इनके अंदर स्टोर भी हो गया। अब लेकिन इनके अंदर जो प्रोटोपोरफायरिन है वो मौजूद नहीं, तो आयरन क्या, आयरन तो इन जो माइटोकॉन्ड्रिया इनके अंदर ट्रैप हो गया। अब आयरन ट्रैप होने के बाद क्या करेगा, जो प्रीकर्सर सेल का न्यूक्लियस है, ये अगर प्रीकर्सर सेल का रेड ब्लड सेल प्रीकर्सर सेल का न्यूक्लियस, इसके इर्द गिर्द इस तरह ना रिंग बनाना शुरू कर देंगे और इनके अंदर क्या मौजूद है, आयरन मौजूद है। तो आयरन लोडेड ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिन्होंने बना दिया है न्यूक्लियस के गिर्द एक रिंग है, इन्हें हम क्या कहते हैं, रिंग्ड साइडिरोब्लास्ट। और इसी वजह से इस जो अनीमिया इसका नाम है साइडिरोब्लास्टिक अनीमिया। तो साइडिरोब्लास्टिक अनीमिया के अंदर क्या हुआ है, प्रोटोपोरफायरिन जो है वो प्रोटीन नहीं मौजूद थी, आयरन ट्रैप हो गया माइटोकॉन्ड्रिया रेड ब्लड सेल प्रीकर्सर सेल के अंदर और इन्होंने रिंग बना दी किसके अंदर, जो रेड ब्लड सेल के प्रीकर्सर सेल के न्यूक्लियस के गिर्द। अब हम देखते हैं कि किस ये जो प्रोटोपोरफायरिन की सिंथेसिस ठीक नहीं हो पाई, इसकी वजह क्या हो सकती है। इनकी वजूहत यहाँ कंजेनिटल भी हो सकती हैं और इसके अलावा एक्वायर्ड भी हो सकती है। कंजेनिटल डेफिशिएंसी की जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो ये है, उसके अंदर अमाइनो लेवल्यूनिक एसिड सिंथेज जो एंजाइम है ये डिफेक्टिव होता है, ये इसकी डेफिशिएंसी होती है। जब ये एंजाइम नहीं होगा तो ये सारे रिएक्शन नहीं हो पाएंगे और प्रोटोपोरफायरिन जो वो नहीं बन पाएगा। फिर इसकी आते हैं एक्वायर्ड काजेज की तरफ। अच्छा, एक्वायर्ड काजेज कई हो सकते हैं जिनमें से एक है अल्कोहलिज्म, यानी कि अगर आप अल्कोहल को बहुत ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजनिंग हो जाएगी। जब माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा तो वो जगह जहाँ पे प्रोटोपोरफायरिन ने बनना है वही मौजूद नहीं रही, तो क्या होगा, प्रोटोपोरफायरिन नहीं बन पाएगा। एक इसकी रीज़न अल्कोहलिज्म होगी। फिर इसके अलावा लेड पॉइजनिंग हो सकती है। लेड
क्या काम करता है जी, बेसिकली अमाइनो लेवलिनिक एसिड डीहाइड्रोजेज जो एंजाइम है उसने क्या किया था, कंजेनिटल के अंदर हमने देखा कि अमाइनो लेवलिनिक एसिड सिंथेस की डेफिशिएंसी थी, और लेड पॉइजनिंग की वजह से किसकी हो रही है, अमाइनो लेवलिनिक एसिड डीहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी। इसके अलावा फेरोकैल्केज जो एंजाइम है इसको भी ये इनेबल करता है। तो लेड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकती है। अच्छा, लेड जो है वो पेंट के अंदर मौजूद है, तो जो बच्चे पेंट वगैरह ज़्यादा खाते हैं उनके अंदर भी ये देखी जा सकती है। फिर इसके अलावा जो विटामिन B6 है जो कि को फैक्टर यूज़ हुआ है, फर्स्ट स्टेप जो हमने पढ़ा है, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेप के अंदर सक्सिनाइल CO है, अमाइनो लेवलिनिक एसिड के अंदर है कन्वर्टर, और इसके अंदर B6 जो है को फैक्टर यूज़ है। जब ये B6 को फैक्टर के तौर पर काम नहीं करेगा, मौजूद नहीं होगा, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसकी रीज़न विटामिन B6 जो है इसकी डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो कुछ भी रीज़न हो जिसकी वजह से प्रोटोपोरफायरिन की डेफिशिएंसी होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, सिडेरोप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। फिर इसके बाद इसकी भी हम देखते हैं लैब फीचर्स जो हैं, लैब फाइंडिंग्स जो हैं। अब इसकी जो लैब फाइंडिंग्स हैं वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और समझने वाली है। इनके अंदर क्या आ गया, रेड ब्लड सेल पे कैसे सेल आ गया, इसका न्यूक्लियस आ गया, और इसके अंदर साइड पे आ गई माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या मौजूद है, आयरन। अच्छा, अब आयरन क्या करेगा, आयरन जब नॉर्मली जब स्टोर होता है मैक्रोफेजेस के अंदर, तो आपको बताया था आयरन किसके साथ बाइंड होता है, आयरन बाइंड होता है प्रोटीन के साथ जिसे कहते हैं फेरेटिन। अब फेरेटिन क्या करती है, फेरेटिन आयरन को फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट होने देती है। लेकिन यहाँ पे जब ये स्टोर हुआ है, जहाँ पे आयरन स्टोर तो होगा लेकिन फेरेटिन मौजूद नहीं थी, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये स्पोर में भी कुछ जो है वो आयरन फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट होगा, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, ये जो रेड ब्लड सेल कैसे सेल है इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। इनकी डिस्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होगा, आयरन रिलीज़ हो जाएगा, और वो आयरन रिलीज़ होने के बाद किसके अंदर शामिल हो जाएगा, वो सीरम के अंदर या ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगा, और ब्लड के अंदर शामिल होने के बाद ये कहाँ पे जो स्टोरेज साइड है वहाँ पे एक्स्ट्रा जो आयरन है वो स्टोर भी हो पाएगा। अब ये बैकग्राउंड जेन में रखने के बाद हम देखते हैं इसकी लैब फाइंडिंग के अंदर पहले आती है सीरम आयरन की तरफ। सीरम आयरन क्या हो रहा है, इनके अंदर सीरम आयरन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। एक चीज़ ये होगी। अच्छा, तो एक ये होगा सीरम आयरन की, इसकी इंक्रीज़ होगा। बताया था सीरम आयरन जो परसेंटेज सैचुरेशन है वो आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर तो इसकी डेफिशिएंसी हो रही है सीरम आयरन की, तो परसेंटेज सैचुरेशन भी कम होगी। लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है सीरम आयरन, तो इसकी भी क्या परसेंटेज सैचुरेशन भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। फिर इसके अलावा आयरन जो है वो स्टोर हो रहा है स्टोरेज साइड पे, तो इसके अलावा इसका क्या मतलब है, फेरेटिन का लेवल क्या है वो बढ़ रहा है। फेरेटिन लेवल का बढ़ रहा है तो जो TIBC है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये थी इसकी लैब फाइंडिंग्स। अच्छा, इन लैब फाइंडिंग को देखने के बाद हम चलते हैं जो थर्ड हमारा जो टॉपिक है, थर्ड एनीमिया की टाइप है, वो है मेन हमारा वही टॉपिक है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया का सब नहीं सुना है, लेकिन आज हम इसे पढ़ते हैं कि थैलेसीमिया के अंदर बेसिकली क्या होता है। थैलेसीमिया हीमोग्लोबिन आपको पता है दो चीज़ से बनी होती है, एक हीम और एक ग्लोबिन। थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, जो ग्लोबिन चीन है इसकी प्रोडक्शन नहीं हो पाती या डिक्रीज प्रोडक्शन होती है। अच्छा, फिर इन थैलेसीमिया की टाइप्स की तरफ आती हैं। थैलेसीमिया को डिवाइड किया गया दो मेन टाइप्स के अंदर, एक है अल्फा थैलेसीमिया और दूसरा क्या है, बीटा थैलेसीमिया। अब ये टाइप्स किस बेस पे बनाई गई हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो एडल्ट के अंदर आफ्टर बर्थ जब क्या है, आफ्टर बर्थ मोस्ट कॉमन जो हीमोग्लोबिन है वो है हीमोग्लोबिन A, जो कि बना होता है 2 अल्फा चेन के साथ और 2 बीटा चेन के साथ। अच्छा, तो इस वजह से इसे डिवाइड किया गया थैलेसीमिया को अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया के अंदर अल्फा चेन की कमी हो रही है और बीटा थैलेसीमिया के अंदर बीटा चेन की कमी हो रही है। फिर इसके अलावा कुछ और टाइप्स भी हैं। एक है हीमोग्लोबिन F जो कि फीटस के अंदर डोमिनेंट में होती है, फीटस के अंदर इसकी तादाद ज़्यादा होती है। ये बनी होती है 2 अल्फा चेन के साथ और 2 गामा चेन के साथ। फिर इसके अलावा हीमोग्लोबिन A2 भी है। हीमोग्लोबिन A2 2 अल्फा चेन और 2 डेल्टा चेन के साथ बनी होती है। तो ये हीमोग्लोबिन की टाइप्स भी आ गई। फिर इसके अलावा आपको बता दें जो थैलेसीमिया दो टाइप्स के अंदर, दो मेन टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अब इनमें से एक जो टाइप है पहले हम देखते हैं अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया का पहले बता चुका हूँ, इसमें क्या होगी, अल्फा चेन की कमी होगी। अब अल्फा चेन की कमी की होगी, नॉर्मली जो क्या कहते हैं क्रोमोसोम नंबर जो 16 है, क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर 4 अल्फा, क्रोमोसोम नंबर का जो 16 का जो पेयर है इसके ऊपर 4 अल्फा चेन प्रेजेंट होती हैं, 4 अल्फा जीन प्रेजेंट होते हैं। एक के ऊपर भी 2 जीन आ गए, दूसरे के ऊपर भी 2 अल्फा जीन आ गए, तो टोटल क्या है 4 अल्फा जीन मौजूद है। अल्फा थैलेसीमिया के अंदर क्या होगा, इन अल्फा जीन्स जो है इनकी क्या हो जाएगी, डिलीशन हो जाएगी, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। अब
ये डिलीशन अब जो अल्फ़ा थैलेसीमिया है उसकी सिवियरिटी डिपेंड करती है कि कितने अल्फ़ा जो जीन्स हैं वो डिलीट हुए हैं, ठीक है। अगर तो एक अल्फ़ा जीन की डिलीशन हो गया है तो ये एसिम्प्टोमेटिक होगा, क्योंकि एक अल्फ़ा जीन बेशक डिलीट हो गया है लेकिन बाकी 3 अल्फ़ा जीन मौजूद है, जिसकी वजह से अल्फ़ा चेन की जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू रहेगी। अल्फ़ा चेन की प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगी तो कोई इतना मसला नहीं बनेगा। फिर इसके बाद आते हैं, अगर तो हो गए हैं दो जीन की डिलीशन हो गया, अब ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है और ये थोड़ा सीवियर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। अगर तो दोनों के दोनों जो अल्फ़ा क्या उसका नाम है जीन है, ये एक क्रोमोसोम से डिलीट हुए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं सिस डिलीशन। अगर तो ये दोनों एक क्रोमोसोम से डिलीट हुए हैं तो ये ये सीवियर एनीमिया की तरफ लीड कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक अल्फ़ा जीन एक क्रोमोसोम से डिलीट है, एक अल्फ़ा जीन दूसरे क्रोमोसोम से डिलीट है, तो फिर इस केस के अंदर जिसे हम ट्रांस डिलीशन कहते हैं, इस केस के अंदर अल्फ़ा चेन की जो प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगी, तो ये ऐसा सीवियर नहीं होगा इसके निस्बत अगर जो जिसे हम कहते हैं सिस डिलीशन के। फिर इसके बाद देखते हैं, अगर 3 जीन डिलीशन हो गया, अब अगर 3 अल्फ़ा जीन जो है वो डिलीट हो गया तो इस केस के अंदर अल्फ़ा चेन की जो प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, अल्फ़ा चेन की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। अब फीटस है, फीटस जो थैलेसीमिया ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। अब फीटस के अंदर क्या आ गया, जो क्रोमोसोम्स इनहेरिट किए हैं उनके अंदर क्या थी, 3 अल्फ़ा चेन की डिलीशन की थी। अब फीटस के अंदर 3 अल्फ़ा चेन की डिलीशन आ गई, फीटस के अंदर जो सबसे अब फीटस के अंदर सपोज अल्फ़ा चेन है ही नहीं। अच्छा, अब इसकी वजह से अब क्या इसकी वजह से होगा, फीटस के अंदर जो मोस्ट डोमिनेंट हीमोग्लोबिन है वो होती है हीमोग्लोबिन एफ। हीमोग्लोबिन एफ किससे बनी है, 2 अल्फ़ा चेन से साथ 2 गामा चेन के साथ। अब ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट आप इसकी कीजिए। अब अल्फ़ा चेन की तो कमी होगी, अल्फ़ा चेन जो है वो तो मौजूद ही नहीं रही। अच्छा, तो इसके बाद क्या होगा, जब अल्फ़ा इसके अंदर थोड़ी एक एक्स्ट्रा चीज़ ये होती है कि इसके अंदर अब होना तो ये चाहता है कि जो गामा चेन बचती हैं ये अकेली रह जाएँ और इनका क्या बन जाए, टेट्रामर बन जाए, यानी कि दूसरी गामा चेन के साथ मिलकर क्या बना दे, टेट्रामर, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, जब 3 अल्फ़ा जीन की डिलीशन होती है तो जो गामा चेन है इसकी जो प्रोडक्शन है वो स्टेबल ही रहती है, और गामा चेन की जो प्रोडक्शन है वो चेंज होती है बीटा चेन की प्रोडक्शन के साथ। नॉर्मली आफ्टर बर्थ तो अल्फ़ा गामा चेन जो है वो उनकी जगह बीटा चेन ज़्यादा बनती है, लेकिन जब 3 जीन की डिलीशन होती है तो फीटस के अंदर ही जो गामा चेन है वो बनाने लग पड़ती है बीटा चेन है, तो इसकी वजह से क्या होगा, बीटा चेन की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी। अच्छा, बीटा चेन एक तो बीटा चेन ज़्यादा होगी, दूसरा जो बीटा चेन जब ज़्यादा होगी तो जो अल्फ़ा चेन तो मौजूद आ रही, अगर तो अल्फ़ा चेन मौजूद है तो अल्फ़ा चेन के साथ मिला के आप बनाना था, हीमोग्लोबिन नहीं बना देना था। लेकिन जब अल्फ़ा चेन मौजूद नहीं तो जो बीटा चेन है इन्होंने टेट्रामर बना देना है, ठीक है। अब जब ये जो बीटा चेन है वो टेट्रामर बना रही हैं इन केस ऑफ 3 जीन डिलीशन, तो इस हीमोग्लोबिन को जो नया हीमोग्लोबिन बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन एच। तो 3 अल्फ़ा जीन जो है उनकी डिलीशन के अंदर हीमोग्लोबिन एच विच इज़ टेट्रामर ऑफ बीटा चेन वो देखा जा सकता है। और अगर ये फीटस के अंदर देखा गया तो फीटस के अंदर सीवियर कॉम्प्लिकेशन होगी, मे बी फीटस स्टिल बॉर्न हो या फिर आफ्टर बर्थ डाई कर दें, या बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन होगी। फिर इसके बाद देखते हैं, अगर 4 अल्फ़ा जीन की डिलीशन है, अब आते हैं 4 जीन डिलीशन के साथ, डिलीशन के साथ अगर 4 अल्फ़ा जीन डिलीट है तो उसका मतलब क्या है, अल्फ़ा चेन की प्रोडक्शन है बस ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब अल्फ़ा चेन मौजूद नहीं, फीटस के अंदर मोस्ट कॉमन होता है क्या होता है, गामा चेन। अब गामा चेन क्या बना देगी, टेट्रामर। इस गामा चेन के टेट्रामर को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन बाट, HB बाट, ठीक है। तो इन केस ऑफ 4 अल्फ़ा चेन डिलीशन हमें हीमोग्लोबिन बाट नज़र आता है, इन केस ऑफ 3 अल्फ़ा चेन डिलीशन विच इज़ टेट्रामर ऑफ बीटा 4 चेन हमें हीमोग्लोबिन H नज़र आता है। इसके अंदर वही, अगर इसके सीवियर फीटस के अंदर है तो फीटस यहाँ स्टिल बॉर्न होगा या सीवियर कॉम्प्लिकेशन होगी या मे बी आफ्टर बर्थ डाई वगैरह कर जाए। तो ये थी हमारी अल्फ़ा थैलेसीमिया। अब हम आते हैं इसकी तरफ है बीटा थैलेसीमिया की तरफ है। बीटा थैलेसीमिया ये भी नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, बीटा थैलेसीमिया के अंदर जो बीटा चेन उनकी कमी होगी, बीटा चेन्स के अंदर। अच्छा, अब लेकिन अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया में कुछ डिफरेंस है। वो एक तो ये है कि अल्फ़ा थैलेसीमिया के अंदर क्या हो रही थी, अल्फ़ा जीन की डिलीशन, इनके अंदर बीटा जीन की डिलीशन नहीं होगी, बीटा जीन के अंदर क्या हो जाएगी, पॉइंट म्यूटेशन। एक ये बात है। दूसरा अल्फ़ा जीन कितने थे, 4, और कौन से क्रोमोसोम पे थे, क्रोमोसोम नंबर 16 इसके अंदर, यानी कि बीटा थैलेसीमिया है इसके अंदर इनके अंदर एक तो यह है कि क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर प्रेजेंट है बीटा जीन है, और ये कितनी है, 2,
2 अल्फ़ा जीन है। अच्छा, अब अगर इन अल्फ़ा जीन सॉरी बीटा जीन के अंदर म्यूटेशन आ गया, तो म्यूटेशन के नतीजे में यहाँ तो ये हो सकता है कि जो बीटा चेन है इनकी प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बीटा नॉट से। और अगर इसकी प्रोडक्शन जो है, ये भी हो सकता है बीटा चेन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाए, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर तो इसी लिहाज से अगर तो बीटा चेन की प्रोडक्शन थोड़ी कम डिक्रीज़ हुई है तो ये इतना ज़्यादा सीवियर नहीं थैलेसीमिया होगा। लेकिन अगर बीटा चेन की प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो गया तो ये सीवियर थैलेसीमिया होगा। अब इस बेस पे बीटा थैलेसीमिया को डिवाइड किया गया है बीटा थैलेसीमिया माइनर और मेजर के में। अच्छा, बीटा थैलेसीमिया माइनर के अंदर क्या होता है? बीटा थैलेसीमिया माइनर जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बीटा थैलेसीमिया के अंदर देखा जा सकता है बीटा थैलेसीमिया माइनर के अंदर कि बीटा चेन की प्रोडक्शन है वो कम हुई है लेकिन ख़त्म नहीं, थोड़ी सी कम हो गई है। अब जब बीटा चेन की बीटा चेन जो है वो अवेलेबल नहीं थी, तो हीमोग्लोबिन जो ए है आफ्टर बर्थ वो कम हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ए जो बीटा चेन है वो सिर्फ किसके अंदर मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन ए के अंदर। क्योंकि हीमोग्लोबिन जो A2 है इसके अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन अल्फ़ा 2 और डेल्टा 2। हीमोग्लोबिन F के अंदर क्या है? अल्फ़ा 2 और गामा 2। अच्छा, जब बीटा चेन की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हुई तो जो हीमोग्लोबिन A है इसकी भी तादाद जो है वो नॉर्मल से कम हो जाएगी। ठीक है, अब इस कमी को कम करने के लिए जो हीमोग्लोबिन A2 है वो भी बढ़ जाएगी और हीमोग्लोबिन F है वो भी बढ़ जाएगी। आफ्टर बर्थ हीमोग्लोबिन जो A2 है इसकी जो नॉर्मल कंसनट्रेशन होती है, परसेंटेज होती है, ये 2.5% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन में से जो हीमोग्लोबिन A2 है वो कितनी होती है? 2.5%। लेकिन इसके अंदर ये इंक्रीज़ होकर 5% तक पहुंच जाएगी। और जो हीमोग्लोबिन F आफ्टर बर्थ ये 1% होती है, ये भी इंक्रीज़ होकर 2% तक पहुंच जाएगी। और ये नॉर्मली 95% अबव होती है और ये थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से बीटा थैलेसीमिया माइनर के अंदर ये फीचर हमें देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी वही बातें हैं कि क्योंकि माइक्रोसाइटिक एनीमिया है तो माइक्रोसाइटिक रेड ब्लड सेल होंगे, और हीमोग्लोबिन की कमी है तो क्या होगा? माइक्रोसाइटिक के साथ साथ क्या होंगे? हाइपोक्रोमिक भी होंगे। ये होगा बीटा थैलेसीमिया माइनर। फिर आते हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर की तरफ। वही थोड़ा ज़्यादा समझने वाला बीटा थैलेसीमिया मेजर। अच्छा, बीटा थैलेसीमिया मेजर में म्यूटेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो बीटा चेन है उसकी प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है जब बीटा चेन नहीं मौजूद रही। पीछे बात की अल्फ़ा चेन क्या कहती हैं? वो टेट्रामर बनाती है। अल्फ़ा चेन ने क्या बना दिया? टेट्रामर। और ये टेट्रामर क्या करेगा? ये रेड ब्लड सेल के जो प्रिकर्सर सेल है उनकी मेम्ब्रेन को क्या कर देगा? डैमेज कर देगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? रेड ब्लड सेल जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोलाइसिस। और ये जो क्या उसका नाम, रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन है यूजुअली एक्स्ट्रा वस्कुलर होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा वस्कुलर हीमोलाइसिस। तो अल्फ़ा चेन का टेट्रामर क्या करवा देगा? एक्स्ट्रा वस्कुलर हीमोलाइसिस, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की कमी हो जाएगी। अच्छा, अब रेड ब्लड सेल जो है वो एक तो पहली जो हीमोग्लोबिन है वो बन नहीं रही, ठीक है। उसके अलावा अब रेड ब्लड सेल की जो डिस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगी। तो इसको टैकल करने के लिए जो रेड ब्लड सेल के जो प्रीकर्सर सेल हैं या प्रोजेंटर सेल आप क्या कह लें, इनकी क्या हो जाएगी? इनका क्या हो जाएगा? हाइपर प्लेजिया। यानी कि रेड ब्लड सेल के प्रीकर्सर सेल जो है वो तादाद में ज़्यादा होंगे ताकि हम ज़्यादा रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन इस केस में ये होता है कि जो हाइपर प्लेजिया बहुत ज़्यादा होता है। और उसकी वजह से अगर तो ये हाइपर प्लेजिया नॉर्मली क्या होता है? आफ्टर बर्थ जो हिमेटोपोइटिक आर्गन है, यानी कि जो हिमेटोपोइट्स रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मली बोन्स के अंदर ही हो रहती है, ठीक है। और बाद में आफ्टर बर्थ तो ऑलमोस्ट सब बोन्स के अंदर होती है, लेकिन बाद में ये नॉर्मली एक्सियल स्केलेटन तक की लिमिटेड हो सकती है, और एक्सियल स्केलेटन में भी जो लॉन्ग बोन्स है। लेकिन अगर क्या उसका नाम है बीटा थैलेसीमिया हो रहा है, रेड ब्लड सेल का जो प्रीकर्सर सेल है इनका हाइपरप्लेजिया हो रहा है, और ये हाइपरप्लेजिया अगर स्कल बोन जो है स्कल बोन तक स्प्रेड कर गया तो इसके नतीजे में क्या होगा? जब इस पर्सन का एक्सरे लिया जाएगा तो हमें एक एबनॉर्मल अपीयरेंस नज़र आएगी स्कल की, वो जिसे हम क्या कहते हैं? हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, या हम इसे ये भी कह सकते हैं क्रियो कट अपीयरेंस। अच्छा, इसके अंदर क्या हो रहा है? ये आ गया स्कल के ऊपर हमें इस तरह के हेयर ऑन एंड इस तरह हमें हेयर ऑन एंड अपीयरेंस नज़र आएगी। तो ये क्यों है? क्योंकि रेड ब्लड जो स्कल बोन है वहाँ पर रेड ब्लड सेल के प्रीकर्सर सेल का मैसिव हाइपरप्लेजिया हुआ है। एक तो ये अपीयरेंस आ गई। अच्छा, अगर ये स्प्रेड कर दिया है फेशियल बोन्स तक स्प्रेड होने की वजह से क्या अगर फेस की जो शेप है वो चिंपैंजी नहीं था, चिंपैंजी टाइप हो जाएगी, जैसे चिपमंक को उन्होंने फेस
लिखा हुआ है चिंपैंजी टाइप फेस, ठीक हो गया। तो रेड एक तो ये एक्स्ट्रा मस्कुलर हीमोलाइसिस हो रही है, फिर रेड ब्लड सेल का एक्सेसिव क्या हो रहा है और रेड ब्लड सेल पीके सेल का हाइपरप्लेजिया हो रहा है। ये दो एबनॉर्मलिटीज़ आ गई। फिर इसके बाद क्या हो सकता है एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोलाइसिस, एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस। आफ्टर बर्थ आपको बताया कि जो हीमेटोपोइसिस है वो लिमिटेड हो जाती है बोन्स तक, लेकिन बर्थ से पहले दूसरे ऑर्गन जिस तरह सबसे पहले तो योग साक बनती है, योग साक के बाद जो दूसरे ऑर्गन जिस तरह लीवर तक लीवर में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन इसके अंदर इस केस के बीटा थैलेसीमिया मेजर के अंदर समटाइम ये होता है कि एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस होती है और वो लीवर के अंदर भी सीन की देखी जा सकती है, जिसकी वजह से लीवर की क्या होती है इनलार्जमेंट, जिसे हम कहते हैं हिपेटोमेगली। तो ये आ गई इसकी बीटा थैलेसीमिया मेजर की कुछ क्लिनिकल फीचर। फिर इसके बाद इसकी भी लैब फाइंडिंग्स हम देखते हैं। लैब फाइंडिंग्स के अंदर आपको बताया कि बीटा चेन जो है वो तो ख़त्म होगी, समझे, जिसकी वजह से बीटा चेन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन ए है वो तो हमें नज़र ही नहीं आएगी, यहाँ बिल्कुल कम नज़र आएगी। एक तो ये चीज़ होगी, दूसरी क्योंकि जो बीटा थैलेसीमिया माइनर है उसके अंदर हीमोग्लोबिन ए की प्रोडक्शन कम हुई थी थोड़ी सी, क्योंकि कम इसलिए हुई थी कि बीटा चेन की प्रोडक्शन कम हुई थी। अब बीटा चेन की प्रोडक्शन ख़त्म हो गया तो ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएंगी, और जो हीमोग्लोबिन A2 है और हीमोग्लोबिन F है इनकी तादाद जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इसे हम जल्दी से सारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिसऑर्डर। एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिसऑर्डर के अंदर ये क्या होता है कि कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं लीवर, जिनमें से एक हेप्सिडन है। हेप्सिडन क्या करती है, कोई आयरन को जो स्टोरिंग सेल है जिस तरह मैक्रोफेज उन तक लिमिट कर देती है, ब्लड के अंदर शामिल नहीं होती, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल की प्रीकसर सेल है वहाँ तक आयरन नहीं पहुँच पाती। जब आयरन पहुँच नहीं पाती तो हीमोग्लोबिन जो है वो बन नहीं पाती। जब हीमोग्लोबिन बन नहीं पाती तो क्या किस तरफ लीड कर जाती है, माइक्रोसाइटिक अनीमिया की तरफ। अच्छा, फिर इसके अलावा देखा जाए इसकी हमने देखे थे लैब फाइंडिंग के अंदर क्या, क्योंकि आयरन जो है ब्लड के अंदर शामिल हो रहा है, सीरम आयरन की डेफिशिएंसी होगी। सीरम आयरन की डेफिशिएंसी का मतलब परसेंटेज सैचुरेशन भी डिक्रीज होगी। आयरन स्टोरेज साइड में स्टोर हो गया, फेरेटिन बढ़ गई है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गया। ट्रीटमेंट ये है कि जो अंडरलाइंग डिसऑर्डर है उसे ट्रीट किया जाए। फिर इसके बाद हमने इसकी दूसरी टाइप देखी जो है सिडेरोप्लास्टिक एनीमिया। सिडेरोप्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या होता है, जो प्रोटोपोरफायरिन है इसकी प्रोडक्शन नहीं हो पाती। प्रोटोपोरफायरिन की प्रोडक्शन ना होने का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन बॉडी हीमोग्लोबिन ना बनने का मतलब एक्स्ट्रा डिवीजन और एक्स्ट्रा डिवीजन की वजह से क्या हो जाए माइक्रोसाइटिक एनीमिया। नॉर्मली किस तरीके से प्रोड्यूस होता है प्रोटोपोरफायरिन, सक्सिनाइल CoA कोएंजाइम A कन्वर्ट होता है माइनोलेवल्यूनिक एसिड में, इसे कन्वर्ट कौन करता है ALA सिंथेज, जिसके अंदर बीटा 6 एज ए कोफैक्टर यूज हुआ है। फिर माइनोलेवल्यूनिक एसिड कन्वर्ट हो गया पोरफोलिनोजिन के अंदर, इसे कन्वर्ट किसने किया है माइनोलेवल्यूनिक एसिड डीहाइड्रोजनेज के अंदर। फिर कुछ फर्दर एडिशनल रिएक्शन के नतीजे में पोरफोलिनोजिन कन्वर्ट हो गया है प्रोटोपोरफायरिन के अंदर। रिएक्शन कहाँ पे हो रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। रेड ब्लड सेल के जो रेड ब्लड सेल पीके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटोपोरफायरिन बन चुकी है। अब नॉर्मली क्या होता है, आयरन इस तक पहुँचना, फिरोचैल्टेजन इन दोनों फिरोचैल्टेजन ने इनको मिला के क्या बना देना है, हीम बना देना है। लेकिन अगर ड्यू टू एनी एबनॉर्मलिटी ये रिएक्शन ठीक नहीं हो पा रहे, प्रोटोपोरफायरिन बन नहीं पाई, अब आयरन माइटोकॉन्ड्रिया था रेड ब्लड सेल के प्रीकसर सेल के अंदर एंटर हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पहुंच चुका, लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं थे प्रोटोपोरफायरिन, और जो आयरन ट्रैप होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जो माइटोकॉन्ड्रिया आयरन ट्रैप माइटोकॉन्ड्रिया अराउंड द न्यूक्लियस और रेड ब्लड सेल प्रीकसर सेल रिंग बना दे। इस वजह से आमिन सेल को क्या कहते हैं, रिंग्ड साइडेरोप्लास्ट उस एनीमिया को कहते हैं सिडेरोप्लास्टिक एनीमिया। अब ये प्रोटोपोरफायरिन की डेफिशिएंसी क्यों हो सकती है, जो कंजेनिटल डिसऑर्डर के नतीजे में वही हो सकती है जिसमें मोस्ट कॉमन देखा जा सकता है कि माइनोलेवल्यूनिक एसिड सिंथेज जो एंजाइम है जो रेट लिमिटिंग स्टेप के अंदर इन्वॉल्व है उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर इसके अलावा इसके कुछ एक्वायर्ड काजी भी थे। इन एक्वायर्ड काजी में एक जो है अल्कोहलिज्म है, अल्कोहलिज्म के नतीजे में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजनिंग हो सकती है, फिर लेड पॉइजनिंग हो सकती है, लेड पॉइजनिंग के नतीजे में माइनोलेवल्यूनिक एसिड डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की कमी हो सकती है। फिर इसके अलावा विटामिन B6 की कमी की वजह से जो रेट लिमिटिंग स्टेप के अंदर एज कोफैक्टर यूज हो रहा है उसकी वजह से भी प्रोटोपोरफायरिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर इसके बाद हमने देखा इसकी लैब फाइंडिंग के अंदर हमने देखा क्योंकि आयरन जो ट्रैप्ड है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की तरफ लीड करेगा, रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन करवा देगा और खुद आयरन ब्लड के अंदर शामिल होगा, ब्लड के अंदर शामिल होने के साथ साथ स्टोर भी हो जाएगा। तो इसकी वजह से इसके फीचर्स क्या होते हैं, सीरम आयरन की प्रोडक्शन इंक्रीज और सीरम आयरन की तादाद इंक्रीज हो रही है, परसेंट सैचुरेशन बढ़ गया, फेरेटिन लेवल बढ़ गया और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई है। फिर इसके बाद हमने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं थैलेसीमिया इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जिसके नतीजे में जिसके अंदर ग्लोबल चेन जो है ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं बन पाती, जिसकी वजह से माइक्रोसाइटिक एनीमिया की तरफ ये लीड कर सकता है। उस माइक्रोसाइटिक एनीमिया को हम थैलेसीमिया कहते हैं। थैलेसीमिया के दो टाइप है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, डिपेंडिंग ऑन द चेन विच इज एब्सेंट
अल्फ़ा चेन एब्सेंट है तो अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा चेन एब्सेंट है तो बीटा थैलेसीमिया। फिर हमने देखा हीमोग्लोबिन की नॉर्मल टाइप्स है जिनमें से मोस्ट कॉमन आफ्टर बर्थ होती है हीमोग्लोबिन ए अल्फ़ा 2 जो कि 2 अल्फ़ा 2 बीटा से बनी है, फिर हीमोग्लोबिन एफ फिर जो कि फीटस के अंदर मोस्ट कॉमन है। फिर इसके बाद हमने देखी हीमोग्लोबिन A2 टाइप्स के बाद फिर हम आए थे सॉरी हीमोग्लोबिन के टाइप्स के बाद हम आए थे थैलेसीमिया के टाइप पे अल्फ़ा थैलेसीमिया जो है इसके अंदर क्या होता है, अल्फ़ा थैलेसीमिया के अंदर अल्फ़ा जीन जो है उनकी डिलीशन होती है। अल्फ़ा जीन क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर मौजूद होती हैं और ये 4 इन नंबर होते हैं। अगर एक अल्फ़ा चेन की डिलीशन है तो एसिम्प्टोमेटिक है, 2 अल्फ़ा चेन की भी डिलीशन है तो अगर ट्रांस डिलीशन है तो एसिम्प्टोमेटिक है, अगर सिस डिलीशन है तो स्फीयर हो सकता है। 3 अल्फ़ा जीन डिलीशन है तो इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा थैलेसीमिया जो अल्फ़ा चेन है वो प्रोडक्शन नहीं हो पा रही और इनके अंदर जो बीटा चेन है वो टेट्रामर बनाते हैं जिसे हम हीमोग्लोबिन एच कहते हैं और ये वेरी सीवियर एनीमिया इसके अंदर जो फीटस है वो समटाइम सर्वाइव नहीं कर पाता। फिर इसके अलावा अगर 4 जीन डिलीशन है तो भी अल्फ़ा चेन नहीं बन अल्फ़ा चेन जो है वो नहीं बन पाएगी और जो बीटा सॉरी जो गैमा चेन है जो कि मोस्ट कॉमन होती हैं फीटस के अंदर वो टेट्रामर बना देंगे, उसे हम क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन बार्ट। फिर हमारे बीटा थैलेसीमिया के अंदर जो बीटा जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 11 के अंदर मौजूद है और जो 2 इन नंबर हैं उनके अंदर पॉइंट म्यूटेशन हो सकती है। अगर ये पॉइंट म्यूटेशन है तो इसके नतीजे में समटाइम ये होता है कि बीटा चेन बिल्कुल एब्सेंट है तो इस यहाँ समटाइम ये भी हो सकता है कि बीटा चेन की जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ हो गई है। फिर इस बेस पे हमने बीटा थैलेसीमिया माइनर और मेजर में डिवाइड किया। बीटा थैलेसीमिया माइनर के अंदर क्या होता है, बीटा चेन की जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ हो गया है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ए जो है उसकी प्रोडक्शन कम होगी। हीमोग्लोबिन A2 और हीमोग्लोबिन एफ जिनके अंदर बीटा चेन मौजूद नहीं है इनकी प्रोडक्शन बढ़ गई है। फिर इसके बाद हमने देखा था जो लास्ट बीटा थैलेसीमिया मेजर जिसके अंदर क्या हुआ है, बीटा थैलेसीमिया मेजर के अंदर जो जो बीटा चेन है इनकी प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गई है जिसकी वजह से अल्फ़ा जो चेन है उन्होंने वो टेट्रामर बना देती हैं और वो रेड ब्लड सेल को मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करती है जिसकी वजह से एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस हो सकती है। रेड ब्लड सेल की तादाद भी कम होती जा रही है, हीमोग्लोबिन बन नहीं पा रही जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल का जो प्रीकसर सेल का मैसिव हाइपरप्लेजिया होगा और मैसिव हाइपरप्लेजिया अगर स्कल बोन तक स्प्रेड कर गया तो हेयर और एंड अपीयरेंस या क्रू कट अपीयरेंस हमें एक्सरे के ऊपर नजर आ सकती है। फिर अगर फेशियल बोन तक स्प्रेड कर गया तो हमें चिपमंक फेस वो नज़र आएगा। फिर इसके अलावा अगर समटाइम जो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपैथी है वो नज़र आती है जिसकी वजह से लीवर जो है उसकी इनलार्जमेंट होती है या जिसे आप कह लें हेपेटोमेगली हो सकती है। फिर इसके बाद हमें इसकी लेफ्ट फाइंडिंग के अंदर चूँकि बीटा चेन नहीं तो अल्फ़ा हीमोग्लोबिन ए भी नहीं होगा और हीमोग्लोबिन A2 और हीमोग्लोबिन एफ जिनके अंदर बीटा चेन मौजूद है उनकी तादाद बढ़ जाएगी। तो ये था